धन्यवाद आपने हमारे साथ आज ये पॉडकास्ट करने का के लिए आपने एग्री किया। तो मैं सीधा घुसता हूँ थैंक यू। हमारे यस। पॉडकास्ट में। आप कोरोना कमेटी के चीफ थे बीएमसी के साथ, तो जब कोरोना हुआ तो आपको अप्रोच कैसे किया गया, वो हाउ डिड दैट कम अबाउट? सो जो कोविड का टाइम, जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था चाइना के अंदर और कोरिया के अंदर, जब नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ने लगे थे, तो हमको ये डर था कि हमारी कंट्री में केसेस आ सकते हैं। तो लगभग फरवरी और मार्च का महीना था जब केसेस आने शुरू हो रहे थे। फर्स्ट केस हमको मिला था केरला में एंड देन पूना के अंदर। तभी हमको मुंबई में लग गया था कि यहाँ केसेस कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि फॉरेन ट्रैवलर उस वक्त काफ़ी सारे आ रहे थे। स्टूडेंट्स वगैरह माइग्रेट होकर आ रहे थे। जो लोग टूर पे गए हुए थे घूमने के लिए या बिज़नेस ट्रिप पे गए हुए थे, वो लोग भी हमारी कंट्री में आ रहे थे, क्योंकि ऐसा चल रहा था कि कभी भी लॉकडाउन हो सकता है या फ्लाइट बंद हो सकती है, ऐसा कुछ चल रहा था। तो लग रहा था कि हमारी कंट्री में भी केसेस आएंगे, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है और इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलता है। तो फरवरी के महीने में हमको इसकी आहट हो गई थी कि कोविड आने वाला है हमारे पास, हमारी कंट्री में भी, तो हमको इसके लिए अलर्ट होना चाहिए। सबसे पहले उस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में थे या उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन लोगों ने हमको कॉल किया और बताया कि कोविड के केसेस बढ़ सकते हैं, आ सकते हैं, तो हमको डॉक्टर्स की सबकी मदद लगेगी। और उस वक्त थोड़े से पेशेंट्स के भी हमारे पास में फ़ोन आने लग गए थे कि डॉक्टर साहब हमारी कंट्री में आ रहा है क्या, कोविड आ रहा है क्या, कैसे होता है, मेरे को खांसी हो रही, ये हो रही। तो हम बताते थे भाई कि भैया अभी तक तो नहीं आया है, बट यस केसेज आ सकते हैं। मार्च में केसेज आना शुरू हुए। उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को कॉल आया, बीएमसी की तरफ से मेरे को कॉल आया, और हमने प्लानिंग किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो उन्होंने रेडी कर दिया था, एक कस्तूरबा हॉस्पिटल रेडी किया था, लेकिन मैंने उस टाइम में म्यूनसिपल कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर जो थे उस वक्त, उनको हमने सजेशन दिया, साहब कि मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल पे ज़्यादा भरोसा है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल को भी रेडी करना पड़ेगा हमको साइमल्टेनियसली। तो उस वक्त रेडी नहीं थे, तो हमने 7 हिल हॉस्पिटल को रेडी किया। 7 हिल हॉस्पिटल का मैं फर्स्ट आप कह सकते हैं नोडल ऑफिसर था मैं, जो जिसने मैंने रात को जाकर के 7 हिल हॉस्पिटल में बेडशीट अपने हाथों से लगाई। मैं, मेरे कलीग डॉक्टर सुशांत, हम 3-4 लोग गए, डॉक्टर लक्ष्मण, और हमने जाकर के वहाँ पे बेडशीट लगाई और 7 हिल हॉस्पिटल को सबसे पहले एक तरह से आफ्टर कस्तूरबा हमने हॉस्पिटल रेडी किया। मीनवाइल लोगों में एंजाइटी बहुत हो रही थी, तो हमने हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल डॉक्टर्स की 38 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई। हमने हमारे नंबर पब्लिक में सब जगह दिए कि किसी को भी कोविड के बारे में कुछ भी जानकारी करनी हो, कोई भी सिम्टम हो, कोई भी डर हो, तो हमारे ये सारे डॉक्टर, जिसमें हम 2-3 डॉक्टर 24/7 अवेलेबल थे। बाकी डॉक्टर्स ने अपनी इच्छा से अपने मोबाइल नंबर दिए थे, कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा स्लॉट के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सर्विस हमने मुंबई में पहली बार हमने चालू किया था। उसके बाद धीरे धीरे केसेस बढ़ते गए, संपर्क होता गया और काम चालू हो गया। तो सर, ये जो कमेटी बनी उसका स्ट्रक्चर कैसा था? आप उसके चीफ थे और इसमें और डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स जो थे वो कैसे इन्वॉल्व थे? उसका एक कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया गया कि हर हेल्थ केयर जो भी हेल्थ केयर में है, जो मुंबई में काम करता है, उनको इसका भाग बना दिया और फिर देखेंगे कि कैसा हो सकता है? सो इनिशियली अलग अलग तरह की टास्क फोर्स कमेटियाँ बनाई गई। पहले हेल्थ केयर की टास्क फोर्स कमेटियाँ बनाई गई, फिर एनजीओज की टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई, क्योंकि इनिशियली किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है और कितने टाइम तक चलने वाला है। तो जो जैसा माहौल बनता गया, डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते गए, जो आगे से इच्छा से आने वाले थे तो उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू किया। प्लस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बड़ा रोल होता है मुंबई के अंदर स्पेशली, तो उन्होंने टास्क फोर्स करके मल्टीपल ग्रुप्स बनाए, उस ग्रुप में इन्वॉल्व किया, मेरे को इन्वॉल्व किया, बाकी लोगों को इन्वॉल्व किया, ऐसे ऐसे करके ग्रुप बनने लगे और हमारे हॉस्पिटल्स काम करने शुरू हुए। मई के बाद में जो नए म्यूनसिपल कमिश्नर आए थे उस टाइम में, इकबाल सिंह जी चहल, उन्होंने हमारे साथ में मीटिंग की, हमको मेरे को बुलाया पर्सनली। फिर हम चीफ मिनिस्टर साहब, उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे अजय मेहता साहब, उन सब के साथ हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने सब ने हमको बोला कि डॉक्टर साहब प्राइवेट हॉस्पिटल को इसमें पार्टिसिपेट करना है। प्राइवेट हॉस्पिटल उस वक्त इनिशियली थोड़ा रिलक्टेंट थे, बिकॉज ऑफ कोविड का डर बहुत था। मोर देन डॉक्टर्स को डर, इन्फेक्ट हो हमारे सकता है। पास में फैसिलिटीज़ नहीं थी, और दूसरी उसके अलावा पीपी किट वगैरह, मास्क, वो सब चीज़ों की कमी थी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल को था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम लोग कैसे इसमें आगे आ सकते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो हम लोग इसमें आगे आने का सोच सकते हैं। इसके अलावा फिर बार बार बात होती गई कि प्राइवेट हॉस्पिटल को इसमें सपोर्ट करना चाहिए, आगे आना चाहिए। प्लस इनिशियली क्या था उस टाइम में कि एक पेशेंट सडनली कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल की कैजुअलिटी में गया,
हार्ट अटैक का पेशेंट गया, कैजुअलिटी में गया, डॉक्टर्स ने नर्सेज ने मिलकर के सीपीआर दिया, वेंटिलेटर पे डाला, ट्राई किया उसको बचाने का, उसका कोविड का स्वाब भेजा, इंसिडेंटली वो कोविड पॉजिटिव निकला। वो पॉजिटिव निकला तो बाकी डॉक्टर में से भी किसी एक को पॉजिटिव आने लगा। उसमें गवर्नमेंट के उस वक्त रूल ये थे कि अगर एक भी पेशेंट पॉजिटिव निकलता है तो वो हॉस्पिटल 14 दिन के लिए बंद। वो एक रूल ऐसा चल गया था। वो ऐसा रूल चल गया तो हॉस्पिटल बड़ा रिलेक्टेंट था कि हम काम कैसे करेंगे, हमारे अगर डॉक्टर आरएमओज अगर वो इन्फेक्ट हो रहे हैं और हम लोग तो मरीजों के लिए काम कर रहे हैं, इमरजेंसी तो इमरजेंसी डील करना बंद कर दे क्या। तो हमने उस वक्त में मैंने उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर से बात की, साहब इस रूल को बदलो, पेशेंट यहाँ आता है, डॉक्टर यहाँ पे काम करता है, और अगर हम लोग एक भी पेशेंट अगर पॉजिटिव आया तो हॉस्पिटल बंद नहीं कर सकते, उस एरिया को हम लोग आइसोलेट करें, सैनिटाइज करें और फिर बाद में करें। उसके बाद हमारे सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मीटिंग हुई, मैंने सबको मीटिंग के लिए बुलाया, मैंने आगे से इनिशिएटिव लिया क्योंकि मेरे अंदर बड़ी इच्छा थी और हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल के चेयरमैन की बहुत इच्छा थी कि बॉम्बे हॉस्पिटल हर बार हर तरह के फिलेंथ्रोपिक वर्क में आगे रहता है। और उसको जैसे 26/11 हुआ था, उसके पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, हर वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल ने इस तरह की चीज़ों में आगे आगे काम किया। तो हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल के चेयरमैन मिस्टर तपाड़िया साहब का था कि डॉक्टर्स को आगे आना चाहिए और हमारा बॉम्बे हॉस्पिटल आगे आके इसमें काम करना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा कि बॉम्बे हॉस्पिटल इसमें आगे बढ़ चढ़ के काम करेगा, कोविड में कोई और हॉस्पिटल काम करे या नहीं करे। फिर सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के सीईओ से बात हुई, मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया सबसे कि ये फाइनेंशियल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल में अगर एक भी पेशेंट कोविड में बेड नहीं मिलता है, उससे मरता है, तो पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाएगा कि फाइनेंशियल कैपिटल में ऐसी हालत हो रही है तो हिंदुस्तान के गांवों में क्या हालत होगी, तो हमारी कंट्री की इमेज ख़राब होगी। हमें आगे बढ़ के आके हेल्प करना चाहिए और ये टाइम चैरिटी करने का नहीं है, ये टाइम सेक्रीफाइस करने का है, हर हॉस्पिटल को सेक्रीफाइस करना है और डॉक्टर्स विलिंग है। उसके बाद सारे प्राइवेट हॉस्पिटल रेडी हुए, मुझे बीएमसी कमिश्नर और गवर्नमेंट की तरफ से आया कि आप सारे प्राइवेट हॉस्पिटल मुंबई के जितने उसकी कमेटी को आप संभालो, आप उसके चीफ बनो। मुझे चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के बीच में तालमेल बैठाने का, बेड अलॉटमेंट करने के लिए, प्रोटोकॉल्स रिवाइज करने के लिए, क्या क्या डिमांड्स है, क्या क्या करना चाहिए, टेस्टिंग का रेट, प्रोटोकॉल, वो सब चीज़ों करने के लिए। और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको कह सकता हूँ उस वक्त इतना मदद किया आगे से बढ़ चढ़ करके। 36 मेजर प्राइवेट हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, ब्रिज कैंडी, लीलावती, रिलायंस, कोकिलाबेन, हिंदुजा, सब हॉस्पिटल में नाम नहीं बता सकता आपको, अदर देन 146 स्मॉल नर्सिंग होम और छोटे हॉस्पिटल, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके इसमें काम किया और गवर्नमेंट रेट पे काम किया। जो रेट हम लोगों ने गवर्नमेंट ने डिसाइड की कि कोविड में गरीब मरीज बेचारा कहाँ जाएगा, उसके लिए रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुंबई में कोई पेशेंट कोविड से ट्रीट होकर जाता था, उसका बिल आता था 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, और आसपास में या कंट्री के दूसरे हिस्सों में उसी पेशेंट का या उस टाइप के पेशेंट का बिल 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख आता था। तो जिस तरह से जो हमने कोविड का एक मुंबई मॉडल दिया, जिस तरह से हमने टैकल करने की कोशिश किया, वो एक अलग तरह का एग्जाम्पल है वर्ल्ड के लिए। नहीं सर, दैट इज़ डेफिनेटली द केस। इनफैक्ट जब मैं देख रहा था कि मुंबई में जब वो डेल्टा वेव आई थी, सेकेंड वेव, एकदम से 11,000 12,000 केस थे दिन के, बट बहुत रैपिडली वो नंबर ऑफ केसेस गिर गए, बहुत रैपिडली बीएमसी और कोरोना टास्क फोर्स ने एक्ट किया। एंड आई थिंक मुंबई एक पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल बन गया कि इतने बड़े कंजेस्टेड सिटी में भी आप अगर कंटेन कर सकते हो कोविड, तो हर जगह हो सकता है ये डेफिनेटली। बट उसमें आई थिंक मुंबईकर्स का भी बड़ा हाथ है कि सोशली डिस्टेंस हो गए, सब थोड़ा डर भी गए ज़्यादा, क्योंकि लगता है कि मुंबई में तो ये ऐसे इजीली फैल जाएगा। तो मैं यही पूछना चाहता था कि आप जब बोल रहे थे कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो थे, आप जैसे बोल रहे थे कि 14 दिन तक हॉस्पिटल बंद हो जाता था, तो जो डॉक्टर जो नर्सेज उस मरीज को ट्रीट करते थे, उनको भी हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था, वो निकल नहीं पाते थे? जनरली जो भी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करने वाले थे, नर्सेज थी, अधिकतर लोगों को हॉस्पिटल इन हाउस एरिया में रहना होता था। Okay. जो आरएमओज थे या जो 24/7 वाली ड्यूटी करते थे, जो हॉस्पिटल टाइप में करते थे, कंसल्टेंट लोग थे, जैसे हम लोग भी थे। तो मैं भी इनिशियली 1-1.5 महीने तक घर पे नहीं गया। हमको भी हॉस्पिटल में रहना होता था क्योंकि एक डर था, एक बहुत बड़ा भय था कि घर वालों को कोविड ना हो जाए या हमारे कोई और डॉक्टर घर पे गए तो कोविड ना हो जाए, फैल नहीं जाए एक दूसरे से, क्योंकि और उस वक्त में फैसिलिटी इतनी नहीं थी कि टेस्टिंग हो जाए हर जगह पे। सो इनिशियल टाइम में यस, डर बहुत था, लेकिन धीरे धीरे बाद में सिचुएशन बदलने लगी। प्लस इनिशियली हॉस्पिटल में रुकना भी इसलिए पड़ता था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी। मुंबई की ट्रेन बंद हो चुकी थी, पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि मुंबई की लोकल ट्रेन बंद हो रही है, बसेस सारी बंद हो चुकी थी, सब कुछ बंद था। हमारी नर्सेज
मीरा रोड, भाईंदर, वसई, विरार, वहाँ से बॉम्बे हॉस्पिटल आती थी बेचारी अपने हस्बैंड के साथ में या कोई और कैब करके जैसे भी आती थी। फाइनली हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने उन सब के लिए एसटी की, बीईएसटी की बसेज़ हमारे लिए अवेलेबल करवाई। उन्होंने हमसे जस्ट लिस्ट मांगा कि आपकी नर्सेज़ कहाँ से आ रही। मैंने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को बोला कि अपना पूरा एक लिस्ट बना के दो, आपकी नर्सेज़ कौन से एरिया में आती, कब आती, कैसे सिस्टम में कब उनको ड्रॉप करना है। उन सब के लिए गवर्नमेंट ने बीईएसटी की और एसटी की बसेज़ भी अवेलेबल करवाई ताकि वो घर से आ सकती है। वो रूट सबके लिए बनाए गए, सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। शुरुआत में तकलीफ थी, पर धीरे 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 जैसे सिस्टम सेट होता गया, चीज़ें भी सेट होती गई। सेकेंड वेव तकलीफ वाला था और मैंने ओपनली सब जगह बोला था, क्योंकि हमारे पास में स्पेनिश फ्लू जो 1919 में आया था, उसका एक छोटा सा एक वेरिएंट उसका जो एक अनुभव था हमारे पास में कि स्पेनिश फ्लू इस टाइप का आया था। तो हमारे लगता है, मुझे ऐसा इंट्यूशन था कि कोविड-19 भी इस टाइप का हो सकता है। एग्जैक्टली 100 साल बाद आया। तो उस वक्त मैंने ओपनली काफ़ी न्यूज़ चैनल में बोला था, मैंने ट्वीट भी करके बोला था कि फर्स्ट वेव प्रोग्रेसिव है, सेकंड वेव बहुत अग्रेसिव होगी, अग्रेसिव हो सकती है, और थर्ड वेव रिग्रेसिव होएगी, जो ओमिक्रॉन थी। यस। तो सेकंड वेव डेफिनेटली अग्रेसिव थी। उस वक्त मैं काफ़ी बार आके टीवी चैनल पे भी वगैरह बोलता था कि सेकंड वेव जो है ये सुनामी है, ये तूफ़ान है। तूफ़ान जब आता है, सुनामी जब आती है, तो समझदार आदमी यही करता है, तूफ़ान के निकल जाने का वेट करता है। अपने आप को साइड में कर लो, तूफ़ान के सामने मत खड़े रहो। जो सामने आएगा वो लपेटे में आएगा, तकलीफ हो सकती है। हमारे यहाँ पे लॉकडाउन अच्छे ढंग से हुआ, पब्लिक भी समझदार है, लोगों का इतना अच्छा सोशल पार्टिसिपेशन हुआ कि लोगों ने भी समझदारी दिखाई, सेल्फ लॉकडाउन किया, और उसका ही रिजल्ट था कि मुंबई में इतना बड़ा क्राइसिस या मोर्टिलिटी रेट जो हमारे यहाँ पे है सबसे कम हुई मुंबई में। वेरी नाइस सर, थैंक यू। आई मीन ये तो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था हमारे लिए। मैं बस एक बहुत क्यूरियस क्वेश्चन पूछना चाहता था कि मुंबई में सबसे ज़्यादा केसेस कौन से एरिया से आ रहे थे और सबसे ज़्यादा डेथ्स कौन से एरिया से आ रही थी? सो जो कोरोना एरिया, रिलेटेड। हाँ, कोरोना रिलेटेड हमको सबसे बड़ा डर था मुंबई में धारावी का। धारावी जो था डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ हमें लगा था कि वहाँ अगर केसेस बढ़ गया तो हमको तकलीफ आएगी। टचवुड धारावी इतने अच्छे ढंग से मैनेज हुआ, उसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा रोल है। आइसोलेशन सेंटर हमने काफ़ी बनाए, आसपास एरिया के होटल्स ले लिए। इनिशियली 1:5 एक पेशेंट पॉजिटिव आया तो उसके चक्कर में 5 लोगों को आइसोलेट करते थे। बाद में जब हम लोगों ने ये नया एक रूल क्रिएट किया, वहाँ बात किया, लोगों से मिले, हम लोगों ने धारावी का दौरा किया। मैं स्वयं म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ मिस्टर इकबाल सिंह जी चैल के साथ में धारावी गया। पूरा 6 किलोमीटर एरिया हमने वहाँ पे पूरा छान मारा। हमारे साथ में उस वक्त वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर थे किरण दिगावकर, वो भी साथ में थे। एंड देन एक स्ट्रेटेजी बनाई कि एक पॉजिटिव आता है तो उसके बदले में 14 लोगों को आइसोलेट करो। क्योंकि धारावी में जब हम घर में गए, लोगों को मिले, लोग हम जब जा रहे थे दौरा करने के लिए तो पुलिस आगे चल रही थी, वो लोगों को घर में डाल रही थी। हम लोगों से बात कर रहे थे, हमने पूछा भी लोगों से, तो लोगों ने बोला साहब ये बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, हमारे 10 बाई 10 का कमरा है, 12-13 लोग हैं, हम अंदर कमरे में होते तो डिस्टेंसिंग नहीं होती, हम बाहर आते तो सोशल डिस्टेंसिंग होती है, फिजिकल डिस्टेंसिंग बाहर आते तो होती है। तो हम लोग कैसे रह सकते हैं अंदर कमरे में? तो जो भी उस आदमी के कांटेक्ट में आया रहता है उसको भी आइसोलेट कर दो, सबको। तो हुआ क्या, हमने सारी होटल्स की, हमारे पास में 30-35 हज़ार होटल के रूम थे। सो लोगों को अच्छा खाना दिया गया, आइसोलेशन किया गया। पब्लिक आगे से आके बोलने लगी धारावी वाले एरिया में कि साहब उस आदमी से कल मैं मिला था, वो बोल रहा था मैं मिला था, ताकि मुझे भी आप उठा करके होटल में डाल दो। हमारा भी काम आसान हो रहा था कि लोग टाइमली आइसोलेट हो रहे, सो ये वायरस स्प्रेड नहीं हुए। कुछ एरिया, कुछ पॉकेट्स थे, जैसे माहिम का पॉकेट था, भाईकला एरिया था, वो कुछ एरिया में नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हुए। ज़्यादा होने का कारण कह सकते हैं कि लोग, लॉकडाउन का लंबे समय था, यूथ ज़्यादा था, उनको लग रहा था कि हम कब तक घर के अंदर रहेंगे। कुछ ऐसी भ्रांतियाँ फैल रही थी कि नहीं कोविड कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, हम तो निकलते हैं बाहर। वैक्सीन नया नया आया था, तो वो वैक्सीन जो हमारी इनिशियल पॉलिसी थी कि 60+ को लगेगा, सीनियर सिटीजन को, या 45+ कोमॉर्बिड को लगेगा, तो यूथ लोगों को वैक्सीन थोड़ा सा लेट आया था, या लोग लापरवाही करके बाहर निकलने लगे थे। लंबा टाइम था, लोग लापरवाह इसलिए भी हो रहे थे कि उनको कमाना था, मतलब फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं था, तो घर से बाहर निकलना भी उनके लिए, उनकी आर्थिक एक मजबूरी बन गई थी। तो इसलिए लोग बाहर निकल रहे थे, चपेटे में आ रहे थे, और इसीलिए सेकंड वेव में यूथ लोग ज़्यादा गए। जो सीनियर सिटीजन थे वो थोड़े से कम गए, यूथ लोगों को ज़्यादा। मुझे भी सेकंड वेव में ही हुआ था।
हाँ, और मेरे सारे दोस्तों को भी सेकंड वेव में हुआ जो फर्स्ट वेव में नहीं हुआ। फर्स्ट वेव में नहीं हुआ था। तो फर्स्ट वेव में क्या होता, लोगों ने सावधानी ज़्यादा रखी, सेकंड वेव में थोड़ा सा डर कम हो लापरवाह गया। हो गया था, डर कम हो गया था, नहीं नहीं कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत है, हल्का फुल्का बुखार आता है, हॉस्पिटल ऐसे ही भर्ती कर देते हैं। बट सेकंड वेव में थोड़ा सा जो झटका लगा, लोगों ने उसे सावधानी दिखाई, वैक्सीन भी टाइमली आया और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। सर, एक चीज़ मुझे पूछना था कि बहुत लोग आज चर्चा करते हैं और उनको लगता है कि कुछ भी उनके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे को लग रहा है कि ये वैक्सीन के कारण आया है, कि मैंने 2 डोज वैक्सीन ले, 3 डोज वैक्सीन ले और मेरे को लगता नहीं कि वैक्सीन मेरे लिए ठीक था। तो क्या ये मिसकंसेप्शन है, और अगर है तो आप उसके बारे में कुछ कह सकते हैं ताकि लोग ये मतलब उनको आश्वासन मिल जाए कि ये वैक्सीन के कारण नहीं है। नहीं है, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वैक्सीन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। आजकल हम लोग यंग डेथ वगैरह, कार्डियक डेथ स्पेशली बहुत देख रहे हैं। सी एक्चुअली चीज़ें थोड़ी सी अलग है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की लीडरशिप ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतना उम्दा काम किया कि हमारी कंट्री में 2 तरह के वैक्सीन आए, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड, और भरपूर मात्रा में आए। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि जो स्पीड से वैक्सीन लग रहा है उसको वैक्सीन लगाने में 24 साल लग जाएंगे, लेकिन हमने 1 से सवा साल के अंदर अंदर हर व्यक्ति को 250 करोड़ से ज़्यादा डोज हमारी कंट्री में लग चुकी थी, सेकेंड डोज भी और बूस्टर डोज भी हमारी कंट्री में लोग लग चुकी थी, जो कि एक पूरे वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल था। दूसरी बात, ये एक वैक्सीन का ही इफ़ेक्ट था। जो थर्ड वेव थी ओमिक्रॉन, जिसने वर्ल्ड में प्रॉब्लम की, कोरिया में बहुत लोग मरे, इटली में बहुत लोग मरे, चाइना में बहुत लोग मरे ओमिक्रॉन की वजह से, लेकिन हमारी कंट्री में लोग वैक्सीनेटेड हो चुके थे तब तक, फर्स्ट डोज एटलीस्ट लग चुकी थी, तो हमारे यहाँ पे ओमिक्रॉन वेव ने कुछ बिगाड़ नहीं किया। इनफैक्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत ही मामूली हुआ, मॉर्टेलिटी तो बहुत ही कम की बात थी। तो वो भी एक फ़ायदा हुआ मुझे लगता है लोगों को, बिकॉज ऑफ वैक्सीन ओनली। यंग डेथ जो आजकल अपन देखने को मिल रहे हैं, कार्डियक अटैक, सडनली लोग जिम में एक्सरसाइज करते हुए सडनली कोलैप्स हो रहे हैं, ये पहले भी हो रही थी, लेकिन पहले सोशल मीडिया इतना नहीं था तो वीडियो वगैरह वायरल नहीं होते थे। आज अगर एक गांव में भी कहीं मारपिटाई होती है, इमीडिएटली वीडियो वायरल हो जाता है, जबकि मारपिटाई पहले से चल रही है। हल्का सा किसी 2 लोगों में तू मैं होती है, वो वीडियो वायरल हो जाता है। ऐसा नहीं कि तू मैं आज से हो रही है, वो पहले से हो रही है, बट सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया, लोग वीडियो जल्दी लोगों को छुड़ाते हैं, बाद में पहले वीडियो शूट करते हैं और वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। उसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है कि वैक्सीन की वजह से हो रहा है या लोग मर रहे हैं तो इसकी वजह से हो रहा है। दूसरा एक कारण, कोविड में लोगों को पता लगा कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो बाकी सब कुछ है। उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग खाली बैठे थे कोविड टाइम में और अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। ज़्यादा ध्यान देने का मतलब है वेट लॉस वगैरह पे ध्यान देने लगे। वेट लॉस करने के लिए डाइट, लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, डाइट बहुत कम कर दिया, एक्सरसाइज ज़्यादा करना शुरू किया। सो एक इम्बैलेंस शुरू हुआ कि ओवर एक्सरसाइज और डाइट बिल्कुल कम कर दिया। उसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन में जाने लगे। आप जिम में बैठे हो, सुबह से कुछ नहीं खा रहे हो, ओवर एग्रेसिव एक्सरसाइज कर रहे हो, कोलैप्स हो रहे हो। सो ये जो एक इम्बैलेंस हुआ, ओवर एक्सरसाइज और डाइट बहुत कम, उस डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर होना और लोग कोलैप्स होने लगना। तो मुझे पूरा भरोसा है। और दूसरा, वैक्सीन लगे हुए लोगों को अभी लगभग 3 साल होने आए हैं। अगर वैक्सीन का कुछ भी साइड इफेक्ट या प्रॉब्लम होती है तो मैक्सिमम 6 मंथ या 9 मंथ, उसके बाद में वैक्सीन की वजह से होने की कोई डेटा अभी तक किसी के पास में नहीं है। अगर होता, और 250 करोड़ से ज़्यादा डोज वैक्सीन लगी, ऐसा नहीं है कि बहुत 10, 15, 50, 100, 200 या 1 लाख लोगों को लगी, 250 करोड़ से ज़्यादा डोज वैक्सीन हमारी कंट्री में लगी। अगर कुछ होता तो डेफिनेटली उसके डेटाज भी अभी तक सामने आते आ जाते थे। करेक्ट, 100%। सर, एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन पूछना था। आपको लगता है कभी पैंडेमिक कुछ किसी और प्रकार का वापस आएगा, और अगर वो आएगा तो हम आज उसके लिए रेडी होने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पर्सनल हेल्थ के हिसाब से और पब्लिक हेल्थ में भी? सी, मुझे लगता है जिस तरह से स्पेनिश फ्लू था 1919 में, कोविड आया 2019 में और पूरा 1.5-2 साल चला था, जैसे स्पेनिश फ्लू चला था, हो सकता है आज के 100 साल बाद भी एक इस टाइप का कोई फ्लू आए। वायरस बीमारी है, स्वाइन फ्लू भी हमारी कंट्री में आया था, बट हमने टाइमली टैकल कर लिया था। मंकी पॉक्स वायरस भी हमारी कंट्री में थोड़ा सा आया था, लेकिन हमने टाइमली टैकल कर लिया था। कोविड से पहले हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था। हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स हैं, हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट नर्सिंग स्टाफ है, वेल स्किल्ड नर्सेज जिसे कह सकते हैं हमारी कंट्री में। इसलिए बाहर हर जगह पे हमारे डॉक्टर्स की और नर्सेज की डिमांड रहती है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बहुत पुअर थे।
लेकिन कोविड ने हमको ये सिखाया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। कोविड टाइम में ये चीज़ें डेवलप हुई, हॉस्पिटल, आईसीयू सेटअप, वेंटिलेटर, इन सब। आज हर व्यक्ति को मालूम है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है, बीपी क्या होता है, एक-एक चीज़ों के बारे में पता लगने लग गया है। सो ये चीज़ों के बारे में अवेयरनेस पहली बार हमारी कंट्री में लोगों को मिली है और गवर्नमेंट को भी मिली है। इसलिए गवर्नमेंट लेवल पे भी इसमें काफ़ी काम हो रहे हैं और मुझे लगता है अब कोई भी तरह की अगर पैंडेमिक टाइप कोई भी बीमारी आती है, चाहे वो अभी के 5 साल 10 साल बाद आए, चाहे 100 साल बाद आए, हम लोग पूरी तरह से रेडी है, तैयार है। इंडिविजुअली भी रेडी है, हॉस्पिटल वाइज भी रेडी है, गवर्नमेंट वाइज भी रेडी है और हर व्यक्ति को भी पता है, पब्लिक को, जिस तरह से लिटरेसी रेट बढ़ती जाएगी, लोग एजुकेट होते जाएंगे, अपनी हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता अब कोई भी कैसा भी वायरल आता बीमारी तो लोग तैयार नहीं हो, हर तरह से लोग तैयार हैं इसमें। कुछ सेंटर्स जो बने थे कोविड में, जो तब के तब खड़े करे गए, जो तब कोविड मैनेजमेंट के लिए थे, उन सेंटर्स को आज भी मेंटेन करके रखा है और उनको आगे भी करके रखेंगे कि अब वो कोई और यूज के लिए हो रहे हैं और अगर पैंडेमिक आया तो वापस उसके इसमें चले वो जाएंगे? सेंटर जो उस वक्त बनाए थे उनको फील्ड हॉस्पिटल कहते हैं। ये एन वक्त पे रेडी किए गए थे क्योंकि जिस तरह से हमको फील हो रहा था कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं और जो सेकंड वेव और थर्ड वेव में बहुत नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए थे। ऐसा नहीं हो कि सडनली पेशेंट को एडमिट करने के लिए बेड नहीं मिले। हर हॉस्पिटल की एक कैपेसिटी होती है। हर हॉस्पिटल को आप पूरा कंप्लीट कोविड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो नॉन कोविड पेशेंट वो कहाँ जाता है? जिन पेशेंट को सालों से कीमोथेरेपी चल रही है वो बेचारा कहाँ जाता है? डायलिसिस चल रहा है वो कहाँ जाता है? सडनली हार्ट अटैक आया तो वो कहाँ जाता? तो एक लिमिटेशन थी। इसके लिए फील्ड हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। NICI डोम, जम्बो सेंटर, BKC सब जगह पे फील्ड हॉस्पिटल हमने तैयार किए ताकि अगर कोई पेशेंट आता है, और फील्ड हॉस्पिटल का मतलब ये था, जम्बो हॉस्पिटल का मतलब ये था, इट वॉज ए फुल फ्लेज हॉस्पिटल, एक्सेप्ट वहाँ पे सर्जरी नहीं होती थी। राइट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, वेंटिलेटर, ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट उस फील्ड हॉस्पिटल में सब जगह होते थे। वो अभी ज़रूरत नहीं है। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल सफिशिएंट है, केसेस भी नहीं है, तो धीरे 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 उनको सरकार ने अपनी तरफ से डिसीजन लिया है उस बारे में और बंद भी किए। तो सर, आप बता रहे थे कि बॉम्बे हॉस्पिटल ने एक बहुत आगे से रोल लिया इस कोविड को टैकल करने में। आपका बॉम्बे हॉस्पिटल से नाता कब जुड़ा और कितने साल से आप इस हॉस्पिटल में हो, और आप क्या कह सकते हो इस हॉस्पिटल के बारे में जो इसको बाकी के मुंबई और इंडिया के हॉस्पिटल से अलग करती है? बॉम्बे हॉस्पिटल आज उसको 75 ईयर हो गया बनाए हुए इस हॉस्पिटल को। इन हॉस्पिटल की बुनियाद, बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट, बॉम्बे हॉस्पिटल की बुनियाद ही इसी बात पे शुरू हुई थी, मैक्सिमम फिलेंट्रोपिक वर्क करने के लिए। चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ क्रॉस सब्सिडी चलती है। फर्स्ट क्लास पेशेंट बेड भी है, डिलक्स पेशेंट बेड भी है, स्वीट रूम भी है, हर कैटेगरी के रूम बने हुए हैं, प्लस जनरल वार्ड बेड भी है। हॉस्पिटल जो फर्स्ट क्लास डिलक्स स्वीट पेशेंट है उसमें पैसा कमाता है, लेकिन जनरल वार्ड पेशेंट, जो गरीब पेशेंट होते हैं, जो नीडी पेशेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम वाले पेशेंट होते हैं, उनको फ्री में ट्रीटमेंट करता है। तो एक क्रॉस सब्सिडी चलती है बिल्कुल यहाँ पर। इस हॉस्पिटल के बॉम्बे हॉस्पिटल बम्बई में है जो 850 बेड का है, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में है जो 650 बेड का है, और अभी बॉम्बे हॉस्पिटल जयपुर भी है जो 450 बेड का है। हॉस्पिटल की फिलोसॉफी मेन जो है वो है, पेशेंट को आप एक कस्टमर नहीं समझना, पेशेंट को आप एक गॉड समझना, या आप ये समझो कि एक पेशेंट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है उसकी हेल्प करने के लिए, उसके लिए सेवा करने के लिए। बॉम्बे हॉस्पिटल की जो फिलोसॉफी रहती है और आज तक रही है हमेशा, फिलेंट्रोपिक वर्क में ये हमेशा आगे रहता है। चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो बम्बई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह इतने केसेस हुए, चाहे उससे पहले भी जितनी बार भी दंगे हुए, हर बार में जब भी पेशेंट्स यहाँ आए, एडमिट हुए हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल ने कभी भी ना तो नेगोशिएट किया है, ना पैसा बोला है। बॉम्बे हॉस्पिटल हमेशा उसमें सोशल वर्क के लिए तरह काम करता है। 26/11 में फुल डे नाइट मैं खुद यहाँ पे था। 122 पेशेंट यहाँ भर्ती हुए थे। एक ही नाइट में 56 पेशेंट की सर्जरी हुई थी। रात को हमारे डॉक्टर्स लोग आए थे, हम लोग सब रात भर रह के काम कर रहे थे, एंड इट वाज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोविड के टाइम में भी गवर्नमेंट की स्कीम थी, 80% बेड आप गवर्नमेंट रेट पे रखिए, 20% बेड आप अपना प्राइवेट हॉस्पिटल अपने हिसाब से कुछ भी ले सकता है। बॉम्बे हॉस्पिटल वॉज द फर्स्ट हॉस्पिटल जिसने बोला कि नहीं, हमको इसमें कुछ नहीं करना है, 100% बेड गवर्नमेंट रेट पे रहेगा। तो बॉम्बे हॉस्पिटल में सारे बेड गवर्नमेंट रेट पे रखे। हॉस्पिटल को लॉस भी हुआ, बट हॉस्पिटल का सोच ही यही है कि मैक्सिमम जो सोशल कर सकते हैं, जो फिलेंट्रोपिक वर्क कर सकते हैं, वो बॉम्बे हॉस्पिटल में करता है। तो सर, थोड़ा सा अब हमने कोविड के बारे में बात की, आपके जर्नी के बारे में अब थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, और आप आज आप बोलते हो कि अभी आपका टाइटल ये है कि आप इन्फेक्शियस डिजीज में आप एक्सपर्ट हो, तो उसको पढ़ने की प्रेरणा आपको कहाँ मिली?
जी, मैं वैसे बेसिकली राजस्थान में हूँ। राजस्थान में जोधपुर के पास शहर है पाली, वहाँ के रहने वाले हम लोग, हमारे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं। और उससे पहले जो हमारा जन्म स्थान है, पाली में भी एक छोटा-सा गाँव था, इंद्रों की ढाणी, जहाँ पे ना तो लाइट थी, ना सड़क थी, बिजली, पानी कुछ भी नहीं रहता था। उस गाँव में पारिवारिक समस्याएँ थी, उसकी वजह से हमको वहाँ रहना पड़ता था। बचपन मतलब हमारा जन्म भी वहीं हुआ, हम पाँचों भाइयों का जन्म छोटे से गाँव में हुआ, जहाँ कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। पढ़ने के लिए हमको रोज़ाना 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, गाँव में स्कूल भी नहीं था। तो वो सारी चीज़ें थी। बचपन में छोटे भाई को सडनली प्रॉब्लम हुआ, रात को फादर लेकर के साइकिल पे उसको भागे, 28 किलोमीटर दूर एक जगह पे गए, डिस्ट्रिक्ट में गए, वहाँ जाके डॉक्टर को दिखाया और वहाँ डॉक्टर ने भी रात को आकर के इमीडिएटली हेल्प की। तो वो देख के एक मन में प्रेरणा जगी कि इससे बढ़िया प्रोफ़ेशन कोई नहीं हो सकता है, जहाँ आप नीडी को और मिडल ऑफ नाइट आप हेल्प कर सकते हो और आप अपना बेस्ट दे सकते हो। तो वो एक टाइम था जब मन में एक क्लिक हुआ था कि बनना है तो डॉक्टर बनना है। फिर उसके बाद में पाली शिफ्ट हो गए, वहाँ पे जाकर के स्टडीज़ करी, स्टडी करने के बाद फिर जयपुर में मेरा सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ से मैंने एमबीबीएस किया, फिर डीएनबी, एमडी मेडिसिन वो हमने किया। और करने के बाद फिर 2003 में मैं बम्बई आया। और बम्बई आने के बाद में फिर यहीं से जर्नी चली। मेरा इंटरेस्ट था इन्फेक्शियस डिजीज़, मेरा इंटरेस्ट था एज ए फिजिशियन, क्योंकि हमारे मेडिकल फील्ड में जो सबसे अच्छी बात कही जाती है, सबका अपना-अपना इंटरेस्ट होता है, बट मेन होता है कि आप पेशेंट को बीमारी को डायग्नोस करना। अगर आपने डायग्नोस कर लिया तो ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है। अगर आपने डायग्नोस किया तो सर्जरी करना है, क्या मेडिसिन लेना है, दैट इज़ वेरी ईज़ी पार्ट। डायग्नोसिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे को मेडिकल कॉलेज में, जो मेरा सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज है जयपुर का एसएमएस, वहाँ हमको सिखाया गया था कि हाउ टू डायग्नोस पेशेंट, क्लिनिकल डायग्नोसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है। आजकल के ज़माने में इन्वेस्टिगेशन बेस्ड डायग्नोसिस होने लग गया, बट हमारी थ्योरी अभी भी क्लिनिकल डायग्नोसिस ज़्यादा है। तो वो एक इंटरेस्ट धीरे-धीरे डेवलप होता गया, पेशेंट आते गए, ठीक होते गया, लोगों की दुआ मिलती गई और काम चलता गया। दैट्स वेरी गुड। और आप अभी अपने फैमिली और आप, चलो, तो अभी आप सर आपका जो काम है एज अ डॉक्टर, और आप अभी एकदम सीनियर डॉक्टर है, आपने पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ में बहुत काम कर चुके हैं। आप जब घर जाते हो तो आपकी कोई हॉबीज है या कुछ आपको मजा आता है, म्यूजिक, आर्ट, डांस, स्पोर्ट्स, ऐसी कोई हॉबीज है जो आपको पसंद आती है, जो आपको रिलैक्स करने में मदद करती है? सी बेसिकली मेरा ब्लड एक मारवाड़ी आदमी का है, मारवाड़ी। तो मारवाड़ी आदमियों को जनरली जो उनकी बेस्ट हॉबी होती है वो होती है उनका काम। काम में ही मज़ा आता है। मेरे को बहुत मज़ा आता है, मेरा पैशन है काम करना। मेरा अगर रात को 2 बजे भी पेशेंट का फ़ोन आता है तो मैं कभी परेशान नहीं होता हूँ। मुझे उल्टा आंसर करने में मज़ा आता है। अगर फ़ोन मिस हो गया तो मुझे उल्टा बुरा लगता है कि किसी का फ़ोन मिस हो गया हो। कोविड टाइम में मेरा फ़ोन एक तरह से कॉल सेंटर बना हुआ था। सेकंड टू सेकंड, नॉट मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड मेरे मोबाइल पे कॉल आते थे और मैं ट्राई करता था कि हर कॉल को रेस्पॉन्ड करना, हर रिपोर्ट को जो व्हाट्सएप आती थी उनको रेस्पॉन्ड करना। सो काम करने में ही मज़ा आता गया, वो एक पैशन बना हुआ है। यस, घर जाते हैं, घर जाकर के फैमिली के साथ बैठते हैं, लेकिन फ़ोन हमेशा पास में पड़ा रहता है। कभी भी फ़ोन आ सकता करता है, रात को भागना पड़ सकता है हॉस्पिटल। और 1000 टाइम्स मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि घर गया और आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, या फैमिली को लेके कहीं खाने पे गए और तुरंत यू टर्न मार करके हॉस्पिटल आना पड़ा। ये कई बार हो चुका है। बट यस, सबको जैसे हम लोग पारिवारिक आदमी हैं, कल्चर्ड फैमिली से हैं, तो मज़ा आता है फैमिली वालों के साथ बैठ करके, वाइफ के साथ बातें करके, बच्चों के साथ स्पेशली। बच्चे सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होते हैं। बच्चे के साथ जब बैठता हूँ, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी हरकतें देखते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो दैट इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। सारा स्ट्रेस जो होता है दिन भर का वो निकल जाता है। सो दैट इज़ द ओनली वे कि बाकी मेरे को ना तो गिटार बजाना आता है, ना कोई और चीज़ें आती हैं, ना मैं कभी किया है, ना कभी टाइम मिला है। सो हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि बचपन थोड़ा-सा कठिन परिस्थितियों से निकला था, तो कब जवानी का टाइम चला गया, कब हॉबी का टाइम चला गया, पता ही नहीं चला, स्ट्रगल करते-करते। नहीं, सही बात है सर। आप जैसे लोगों की वजह से तो आज हम सुरक्षित हैं और आज हमारी हेल्थ इतने अच्छे हाथों में है। सर, टाइम हमारा दोनों का अभी कम है, बट एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था एंड करने के पहले, कि आप कई बड़े अभिनेताओं से मिले हैं, कई अभिनेताओं से आपका परिचय है, और आप बता रहे थे मिस्टर बच्चन के बारे में, तो हम तो उनको देखते हैं दूर से कि दिस इज अमिताभ बच्चन, he is a superstar, he's somebody who's worked so hard, we admire his passion even today. बट जब उनके करीब जाते हैं और उनको करीब से जानते हो आप, तो ऐसी कोई खूबी है उनके बारे में जो शायद दूर से ना हमको दिखे? उन लोगों के अंदर मैंने कुछ वो आदमी अगर आज जिस लेवल पे जहाँ पहुँचे हैं, कुछ तो उनके अंदर अलग चीज़ होती है जो आपको
सीखने को मिलती है। और मेरा सबसे बड़ा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये रहा कि मैं जिस भी व्यक्ति से मिलता हूँ, चाहे वो 70-80 साल का आदमी हो, चाहे वो 30-35 का हो, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, जो भी हो, मैं उसकी पॉजिटिव बातें देखता हूँ और मैं उसको अंदर सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी ये नहीं देखता कि उस आदमी में ये बुराई है, वो बुराई है। मेरे मुँह से कभी भी कोई भी नहीं सुनेगा। मैं हमेशा सबको अप्रिशिएट भी करता रहता हूँ, उसकी पॉजिटिव बातें देखता हूँ और सीखता रहता हूँ। बच्चन साहब से जो मैंने एक सबसे अच्छी बात सीखी, मैं जितनी बार भी उनसे मिला, किया, इंटरेक्शन हुआ हमारा, सबसे अच्छी बात देखी, बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी, टाइम के बहुत पंक्चुअल है। अगर उन्होंने बोला 6 बजे तो 6 बजे फिक्स अवेलेबल है। ऐसे हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर इकबाल सिंह जी चहल, उनका भी मैंने ये चीज़ देखा। ये कुछ लोगों की ये जो क्वालिटी होती है, जो टाइम जैसा समय बताते हैं एग्जैक्टली वही टाइम पे रहते हैं। टाइम को वो बहुत बड़ा वैल्यू देते हैं। एंड सेकंड थिंग, हमारे फील्ड के लिए भी, मेडिकल फील्ड के लिए भी जो सबसे बड़ा लैक्यूना होता है डॉक्टर्स के बारे में, जो कहा भी जाता है कि डॉक्टर कभी टाइम पे नहीं आते या डॉक्टर कभी टाइम पे मिलते नहीं, वो रीज़न उसका ये है कि हम लोग हमेशा इमरजेंसी में उलझे रहते हैं और कोई पेशेंट में पता नहीं लगता कि कितना समय लग जाता है। बट हमको भी यही चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेकेंडली योर अवेलेबिलिटी। इफ़ यू आर अवेलेबल फॉर योर पेशेंट देन यू आर द बेस्ट डॉक्टर। आपके पास कितने भी गोल्ड मेडल है, दैट इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। आप अवेलेबल हो आपके पेशेंट के लिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो बच्चन साहब हो गए और भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ है, फिल्म स्टार्स है, जिनसे मैंने चीज़ें सीखी है। जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ रही है वो ये रही है कि एक तो ये रहा कि टाइम, आप टाइम को वैल्यू दो, टाइम के हिसाब से रहना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ रहनी चाहिए। और एक ये चीज़ जो मैंने मेरे सीनियर, मेरे बॉस से सीखी थी कि ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते, जो मैं मेरे दूसरे लोगों को भी बोलता हूँ कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमारे अंदर एक पैशन होना चाहिए। यस सर, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाल के हमारे साथ बात की और ये धन्यवाद हमारे जी। दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक थैंक यू सो यू। मच।